नमस्कार भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नीम का थाना। पहले तो बात ये पता होनी चाहिए ये किससे किससे अलग हुआ है भाई। भाई किसको किसको धोखा दे के अलग हुआ है। हाँ, तो ये है आपका प्यारासिक नीम का थाना। तो ये झुंझुनू और बात करेंगे, ये झुंझुनू और सिक्कर से अलग हुआ है। ठीक है भाई। जो आप देख रहे हो ये खेतड़ी और ये उदयपुर वाटी, ये दोनों तहसीलें तो भाई झुंझुनू की है। और ये जो तीन तहसीलें हैं, पाटन, नीम का थाना, श्री माधोपुर, ये है आपके सामने सिक्कर की। ठीक है भाई। तो ये झुंझुनू और सिक्कर से अलग हुआ है। देखो इसको आगे देखेंगे, यहाँ पे खराब नहीं करते हैं। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो बढ़ते हैं इस प्रकार। पहले तो इसकी डायरेक्शन की बात कर ले हम। दिशा, दिशा चक्र की बात कर लेते हैं हम। ठीक भाई। अगर बात करें हम, तो अगर उत्तर से दक्षिण बांट दिया जाए और पूर्व से पश्चिम बांट दिया जाए, तो बताओ नीम का थाना कौन सी दिशा में पड़ता है। हाँ भाई, इसको बोल सकते हैं हम उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ने वाला जिला है। ठीक भाई, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ने वाला जिला है। उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ने वाला क्या है, जिला है। आगे बात में देखो देखिए, दूसरी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है नीम का थाना ये झुंझुनू और सिक्कर से ही तो अलग हुआ है। ठीक भाई, ये झुंझुनू और सिक्कर से अलग हुआ है। तो इसका मतलब है ये करके दिखाओ जी। ठीक है भाई। देखो देखिए भाई, ये झुंझुनू और सिक्कर से ही तो अलग हुआ है। इसका मतलब है ये सिक्कर संभाग के अंदर पड़ेगा। अगर आप ध्यान रख लो ना भाई, ये कौन से जिले से अलग हुआ है, तो ये सिक्कर से अलग हुआ है। इसलिए ये सिक्कर संभाग से संभाग कौन सा रहेगा भाई, सिक्कर। ठीक भाई। तो सिक्कर संभाग के अंदर पहले तीन ही जिले आते थे, अब कितने हो गए भाई, चार हो गए। ठीक है भाई, एक नीम का थाना बढ़ गया है, जो झुंझुनू और सिक्कर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो भाई, इसका मतलब आप कह सकते हो जो सिक्कर संभाग है इसमें से न तो कुछ हटाया गया है न ही जोड़ा गया है। ठीक भाई। हाँ, इसका एक खंड कर दिया गया है नीम का थाना। अब बात करते हैं ये कौन से के साथ सीमा रेखा बनाता है। पहले तो बात है ये झुंझुनू सिक्कर से अलग हुआ है, तो ये झुंझुनू के साथ सीमा रेखा बनाएगा। हाँ भाई, पहले बात तो ये झुंझुनू के साथ, फिर सिक्कर के साथ, जिससे अलग हुआ है उसके साथ तो सीमा रेखा बनाएगा। दूसरी बात है इधर देखो, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, तो ये चार जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। आगे बात में, चार जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। लेकिन आप देखोगे ये है हरियाणा बॉर्डर, तो यहाँ पे ये हरियाणा के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। आगे बात में, तो ये चार जिले हो गए और एक हो गया भाई हरियाणा बॉर्डर के साथ। यह है बहीवर्ती जिला है। कुछ जिले अंतर्वर्ती होते हैं, जैसे बात करें, देखो ये नागौर है, ये अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर स्थित है। जैसे पाली की बात की हमने, अजमेर की बात की, ये अंतर्वर्ती है, मतलब राजस्थान के अंदर स्थित है। ये राजस्थान के बाहर किनारे पे स्थित है, इसलिए यह एक बहीवर्ती जिला है। अब जाहिर सी बात है ये बहीवर्ती जिला है, तो ये बहीवर्ती जिला या तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय। देखो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये भी एक बहीवर्ती जिला है, अनूपगढ़ है ना भाई, अनूपगढ़, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय नहीं। लेकिन ये भी बहीवर्ती जिला है, लेकिन ये अंतर्राज्यीय हरियाणा के साथ। आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचआर भाई, हरियाणा आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, आगे बढ़ते हैं इस प्रकार। पहले बात कर लेते हैं इसकी तहसीलें कितनी है, उपखंड कितने हैं, विधानसभा सीटें कितनी है। देखो भाई आपके सामने इसकी तहसीलें तो है आपके सामने 5, लेकिन उपखंड कितने हैं, 4। क्योंकि नीम का थाना के अंदर, जो नीम का थाना है और जो इसको एक उपखंड के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई। बाकी के सारे देखो, जैसे मान लिया जाए, हाँ मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लिया जाए भाई इस 5 तहसीलें हैं तो 5 उपखंड होना चाहिए, लेकिन उपखंड उपखंड कितने हैं, 4 हैं। देखो इसको पाटन और नीम के थाना को एक ही उपखंड के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं, उपखंड तो हो गए, 4 हो गए, लेकिन तहसीलें कितनी होगी भाई, 5 होगी। तहसीलें कितनी होगी भाई, 5। ये होगी 1 2 3 4, ये होगी पाटन
5। आगे बात में अब देखिए बात करते हैं विधानसभा सीटें खेतड़ी, नीम का थाना, उदयपुर वाटी और श्री माधोपुर। देखिए इसका मतलब है, अब देखो आप देखोगे ना विधानसभा सीटें, आप देखो ये दोनों झुंझुनू से लिए गए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये दोनों कहाँ से लिए गए भाई, झुंझुनू से। ये दोनों तहसीलें हैं झुंझुनू से ली गई है, ये दोनों तहसीलें झुंझुनू से ली गई हैं और ये तीनों, ठीक है भाई। हाँ, और ये जो तीनों तहसीलें हैं, ये जो तीनों तहसीलें हैं ये कहाँ से ली गई है भाई, सीकर से। हाँ, अब देखो विधानसभा सीटें हैं तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं, दो तो यही झुंझुनू वाली जो तहसीलें हैं इनको विधानसभा सीटें बनाई दी गई है, खेतड़ी और उदयपुर वाटिका। इधर देखो नीम का थाना, और इसमें से देखो इसमें से 3 तहसीलें हैं, इसमें से 3 तहसीलें हैं जिसमें 2 को विधानसभा सीटें बना दी गई, नीम का थाना और श्री माधोपुर। क्योंकि पाटन क्या है भाई, पाटन एक छोटा एरिया है, पाटन एक छोटा स्मॉल एरिया है, तो इसको अब देखो नीम का थाना है, इसके साथ पाटन को रख दिया गया, ये एक उपखंड के अंदर है। इसका मतलब आप जो नीम का थाना विधानसभा सीट है इसके साथ पाटन भी है, जो विधायक खड़ा होगा ना तो उसको नीम का थाना में भी प्रचार करना पड़ेगा, पाटन में भी करना पड़ेगा। श्री माधोपुर हो गया एक, एक उदयपुर वाटिका हो गया और एक खेतड़ी हो गया, ठीक है भाई। तो ये होगी भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, देखिए भाई ये जो तहसीलें हैं, अब हम बात करने वाले ये तहसीलें हैं, इनकी क्या क्या खासियत है। अब खेतड़ी है, आपको पता है ये तांबा की नगरी के नाम से जानी जाती है, कॉपर तांबा की खान है सबसे बड़ी यहाँ पे। देखिए पहले खेतड़ी की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है ये दोनों कहाँ से हैं भाई, ये दोनों कहाँ से आए, झुंझुनू से आए। ये 2 प्राणी कहाँ से आए भाई, झुंझुनू से आए। बात करेंगे झुंझुनू से, पहले ये झुंझुनू में थे लेकिन अब कहाँ पे आ गए, झुंझुनू। पहले पूछा जाता था कोपर तांबे की खान झुंझुनू के अंदर स्थित है, लेकिन अब झुंझुनू के अंदर नहीं बोलोगे आप कतई ही, खेतड़ी, खेतड़ी अब इसके नीम के थाना के अंदर आ गया है, ठीक है भाई। ये हो गया झुंझुनू। तो यह है खेतड़ी, खेतड़ी में ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना स्थित है। पहले तो बात है ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना यहाँ पे स्थित है। दूसरी बात है सबसे इंपोर्टेंट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर की तांबे की खान यहाँ पे स्थित है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर, ठीक है भाई। हाँ, निर्माण कार्य चालू हुआ था। देखिए बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं उदयपुर वाटिका। यहाँ पे जोगीदास जी की छतरी स्थित है और मनसा माता का मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मनसा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई, उदयपुर वाटिका के अंदर स्थित है। आगे बात में अब बात करते हैं सिक्कर की। आपको पता है ये तीनों प्राणी किस में थे पहले भाई, सिक्कर में थे। किस में थे भाई, सिक्कर। जब ये सिक्कर में थे लेकिन अब ये किस में आ गए भाई, नीम का थाना के अंदर आ गए। ये जो तीनों प्राणी हैं, तो ये पाटन की बात करें तो यहाँ पे पाटन के अंदर पाटन का युद्ध होता है 20 जून 1790 को। देखो इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे पाटन तहसील है तो यहाँ पे एक युद्ध होता है, पाटन का युद्ध किसके बीच में होता है, कौन जीतता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, और है सोहनपुरी सेल चित्तर, सोहनपुरी सेल चित्तर शैली यहाँ पे प्रसिद्ध है। एक है रायपुर बांध, यहाँ पे एक रायपुर बांध भी है, रायपुर गांव है ना, तो वहां पे एक बांध है रायपुर, रायपुर बांध भी स्थित है। ये होगी भाई पाटन की बात, ठीक है भाई। अब बात करते हैं श्री माधोपुर। श्री माधोपुर की बात करें अगर हम, तो बात करें तो यहाँ पे है दीवराला गांव में। देखिए दीवराला गांव में यहाँ पे रूप कंवरी सती घटना होती है 1987 में, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है भाई। तो ये दीवराला गांव है, श्री माधोपुर का क्या गांव है, दीवराला गांव है, ठीक है भाई। यहाँ पे है रूप कंवरी, एक औरत है, वो यहाँ पे क्या होती है भाई, सती होती है। तो ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, ये 1987 के अंदर होती है। और यहाँ पे है एक, चलो इस घटना का जिक्र ही कर लेते हैं, आगे कौन करेगा, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे दिवराली गांव में एक औरत है जिसका नाम है रूप कंवरी।
इसका ससुराल है। ये है कहाँ की, इसके इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका पीर कहाँ पे है, कोई मतलब नहीं। आप देखोगे ये रूप कंवर है, इसका ससुराल है आपके सामने देवराला गांव के अंदर है। अब ये अपने पीर गई थी, ठीक है भाई। तो पीछे से हस्बैंड जी बीमार हो गए, ठीक है भाई। तो ये अपने पापा के और भाई के साथ आए थे और अपने हस्बैंड को लेकर इनको सिक्कर के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, ठीक है भाई। जब सिक्कर के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था तो 2 दिन बाद में, ठीक है भाई, 1987 की बात है, 2 दिन बाद में उनके हस्बैंड जी की क्या हो जाती है भाई, मौत हो जाती है, ठीक है भाई। हाँ, तो मौत हो जाती है तो ऐसी किसी ने अफवाह फैला दी भाई, जो रूप कंवरी है, जो रूप कंवर है, ये सती होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ। आगे बात में, सती होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ। जब सती होना चाहती है तो गांव वाली जो औरतें हैं, इसका 16 श्रृंगार करके हस्बैंड के साथ जबरदस्ती बैठा दिया। अब वो मना करी बेचारी, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। तो लोग तो ऐसे सोच रहे हैं, गांव की लेडीज है तो ऐसे सोच रही है भाई, ये तो डर रही है भाई। हाँ भाई, इसके मन में तो है सती हो जाए, लेकिन आग से तो डर लगता है भाई। आप देखो, मन में तो आप भी सोच सकते हो भाई। हाँ, जो लेडीज डिपार्टमेंट है, हाँ हाँ, तो वो मन में तो सोच ही सकते हैं भाई, भाई सती हो जाए। तो औरतें तो ऐसी सोच रही भाई, इसने बोल पक्का बोला होगा, लेकिन ये आग को देखे डर रही है, ठीक है भाई। हाँ, इसको सहारे की जरूरत है। तो गांव वाली सारी औरतें इसका 16 श्रृंगार करके जबरदस्ती, हाँ, उसके अंदर उसकी चिता के ऊपर बैठा देती है और आग के अंदर धकेल देती है, ठीक है भाई। हाँ, तो गांव की, फिर क्या होता है यहाँ पे, पुलिस आती है, पूरी गांव के ऊपर धारा लगती है 306, आईपीसी की धारा लगती है भाई, आईपीसी की धारा लगती है 306। पूरे गांव के ऊपर ये धारा लगती है, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन इस धारा से क्या है, पूरा जब गांव ही दोषी निकल गया हाँ भाई, जब गांव वाले हैं भाई, गांव वाले पूरी गांव के ऊपर धारा लगी थी, ठीक है भाई। जब पूरा गांव दोषी निकल गया तो किसको किसको क्या करे। तो आगे जाके कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे एक घटना हुई 1987 के अंदर, और जिसमें रूप कंवर सती हुई थी, इसके अंदर सती हुई नहीं, करवाई गई, ठीक है भाई, देवराली गांव में, आगे बस में। और यहाँ पे पंसारी की हवेली भी स्थित है। चलो भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। हाँ, नीम का थाना की बात करते हैं। देखो, नीम का थाना है, ये प्राचीन सभ्यता स्थल है नीम का थाना। पहले तो है यहाँ पे कांतली नदी क्षेत्र है, तो कांतली नदी है, ये नीम का थाने से निकलती है। यहाँ पे 2 प्राचीन सभ्यता स्थल है जिसका नाम याद रखोगे। गणेश्वर सभ्यता, पूछा जाता है गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, नीम का थाना। सबसे ज्यादा गणेश्वर के बारे में पूछा जाएगा। एक है सुनारी सभ्यता, आगे बस ने। तो यहाँ पे नीम का थाना के अंदर 2 प्राचीन सभ्यता स्थल स्थित है, ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। अब चले, देखो बात करते हैं आगे। बात करते हैं नीम का थाना, आपको पता है वर्तमान में बना नया जिला है, ठीक है भाई, नया जिला है। हाँ, अब आपको पता है वर्ष 2022 का बजट 17 मार्च 2023 के अंदर अशोक गहलोत द्वारा सुनाया जाता है। वैसे तो डिप्टी सीएम ही सुनाता है, लेकिन अशोक गहलोत द्वारा सुनाया जाता है। तो उस बजट के अंदर घोषणा की जाती है कि भाई, कभी तो डिप्टी सीएम ही सुना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री खुद ही सुना देते हैं। देखो देखिए, उसमें अंदर घोषणा की जाती है भाई, इसमें हम राजस्थान में 19 नए जिले बना रहे हैं। जब बना रहे हैं, अशोक गहलोत ने बोल दिया, तो भाई बोल दिया, वो करने थोड़ी देंगे भाई। तो फिर भाई मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल बैठा, पूरी जांच पड़ताल की। हाँ, कहीं पे दया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ साजिश तो नहीं है। तो जांच पड़ताल की, फिर बोला भाई, लगता है अशोक गहलोत साहब का मन साफ है, वो पक्का बनाना चाहते हैं। तो फिर मंत्रिमंडल ने इनको 4 अगस्त को मंजूरी दे दी थी, ठीक है भाई। जब 4 अगस्त को जब मंजूरी मिल गई भाई, बना सकते हो गहलोत साहब, तो बना सकते हो, तो उन्होंने 6 तारीख को पब्लिकली, ठीक है भाई, मीडिया के सामने आके 6 तारीख को पब्लिकली अधिसूचना जारी कर दी। जब अधिसूचना जारी कर दी तो इसको 7 तारीख से लागू कर दिया है, ठीक भाई, 7 अगस्त से। तो इसका मतलब है जो नए जिले हैं वो 7 तारीख से नए जिले कहलाने लगे, कार्यरत हो गए। इसलिए हम इसकी सभी नए जिलों की स्थापना दिवस कब से मनाएंगे, हम 7 अगस्त 2023 से। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की, शकुंतला रावत, ठीक है भाई। उद्घाटनकर्ता कौन है, शकुंतला रावत।
उद्योग मंत्री है। सही भेजा भाई, मंत्री सही भेजा था, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग मंत्री को भेजा गया। किस जिले को तोड़कर बनाया गया है ये सीकर? सीकर की तो 3 तहसीलें हैं और झुंझुनू की 2 तहसीलें, ऐसे मिला के 5 तहसीलों का ये हो गया। प्रथम कलेक्टर की बात करें तो श्रुति, ठीक है भाई, भारद्वाज, श्रुति भारद्वाज है। और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो अनिल कुमार साहब है भाई। संभाग की बात करेंगे तो ये सीकर संभाग के अंदर का तो आएगा, ठीक है भाई। ये सीमा 4 जिलों के साथ, 2 तो सीकर और झुंझुनू हो गया, सीकर और झुंझुनू हो गया, फिर हो गया जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड की बस में। हाँ ये है, देखो जरा, एक सेकंड, हम यही पढ़ रहे हैं ना। हाँ चलो, नोट कर लिया जाए भाई, इसको नोट कर लिया जाए। बात करते हैं आगे। देखो नीम का थाना का जो नामकरण है, ये नीम के पेड़ पे, नीम के पेड़ के नाम पर पड़ा था, ठीक है भाई। और ये निम्बार्क, निम्बार्क संप्रति संप्रदाय, ये जो निम्बार्क संप्रदाय है ये पड़ता है भाई अजमेर का, अजमेर का जो किशनगढ़ अंदर एक सलेमाबाद गांव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है आचार्य पीठ है, श्री राधे कृष्णा का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है आगे पास में। तो यह निम्बार्क संप्रदाय पड़ता है भाई अजमेर के अंदर, अजमेर का गांव है एक सलेमाबाद। सलेमाबाद है। अगर तहसील की बात करेंगे तो किशनगढ़, मार्बल सिटी, और जिला कौन सा हो गया भाई अजमेर। वहां पे क्या है कि एक नीम का पेड़ प्रसिद्ध था, और वहां से इसका कुछ रिलेशन था, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ का नाम क्या पड़ा था, नीम का थाना पड़ा था, ठीक भाई। हाँ लेकिन कुछ तो है भाई, रिलेशन है सलेमान निम्बार का चारी पीठ का, और यहाँ पे नीम का थाना का कुछ रिलेशन है, ठीक भाई। हाँ, नीम के पेड़ पर इसका नाम पड़ा था नीम का थाना। आगे बात करते हैं नीम का थाना की जिले की चोटियां कौन सी है। 2 चोटियों की बात करेंगे हम यहाँ पे। बबाई की चोटी, भाई नीम का थाना जिले में कुछ चोटी की बात करें, ठीक भाई, तो यहाँ पे एक तो है बबाई की चोटी जिसकी लंबाई है 780 मीटर, और एक है तेरावट की चोटी, ठीक भाई। तो 2 पहाड़ियां चोटियां हैं यहाँ पे। देखो देखिए, बात करते हैं कांतली नदी। देखो देखिए, ये जो कांतली नदी है इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। देखो देखिए भाई, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से, अगर देखा जाए तो यहां से इसका उद्गम होता है। हाँ देखो देखिए, बात करें नीम का थाना से होते हुए यहाँ पे झुंझुनू में एक गांव पड़ता है मंडरेला। कौन सा, मैं लिख देता हूँ, मंडरेला गांव, ये है गांव, बॉर्डर के पास ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये सिक्कर की पहाड़ियां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है भाई। तो ये सिक्कर है, यहाँ पे खंडेला की पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियां। सिक्कर की जो खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से ये कांतली नदी निकलती है। फिर इसके बाद में ये आती है नीम का थाना। अब आपको पता है जब झुंझुनू के अंदर चल गई तो भाई साहब झुंझुनू वाले अपने एरिया की बहु बार नहीं जाने देते हैं, तो नदी को कहाँ से बाहर जाने देंगे। तो ये यहाँ पे जाके लुप्त हो जाती है, आगे बात में चूरों में तो जाने ही नहीं देते, ठीक है भाई। वो लुप्त हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है, जाने क्या नहीं देते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं उद्गम की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से उद्गम होता है इसका। शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है, क्योंकि ये शेखावटी क्षेत्र में बहने वाली मात्र नदी है। देखो देखिए, बात करते हैं, यह राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। देखो देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बोली
अगर पूछ लिया जाए वो है कांतली नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है, राजस्थान की। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। देखो 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये 3 जिलों में बहती है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीम का थाना और झुंझुनू। ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए, तोरावटी बेसिन, ये है एक क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र, तोरावटी बेसिन क्षेत्र। ये नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। पूछ लिया जाए भाई कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तोरावटी बेसिन। ठीक है, जो तोरावटी पहाड़ियां हैं, आगे बस में इसके किनारे पहाड़ियां स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, आपने देखा होगा, आप जब खेतड़ी के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे खेतड़ी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको आर्मी वगैरह भी दिखेंगे, आपको आर्मी का अड्डा भी यहाँ पे। ठीक है भाई। तो ये तोरावटी जो बेसिन क्षेत्र है, पहाड़ियां है, ठीक है, जो तोरावटी पहाड़ियां है, उसके उसके अगल बगल में ये नदी जाती है। तो ये तोरावटी बेसिन, ये नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अगर पूछ लिया जाए कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो रावटी बेसिन वाला जो एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, तो रावटी पहाड़ी वाला जो एरिया है वो इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कोट बांध स्थित है नीम के थाने में, कायम बांध भी स्थित है, पापड़ा तालाब, ठीक है भाई, पापड़ा तालाब भी स्थित है यहाँ पे, और सज्जू सागर बांध भी स्थित है। ये कहाँ पे है, उदयपुर वाटिका, जो तहसील है ना भाई, उदयपुर वाटिका तहसील, इसके अंदर, इसके अंदर ये बांध स्थित है। उदयपुर वाटिका तहसील के अंदर आपको ये 4 बांध मिलेंगे आपको, कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब और सज्जू सागर बांध। ठीक है भाई, ये उदयपुर वाटिका तहसील के अंदर स्थित है, यहाँ पे उदयपुर वाटिका यहाँ पे है। ठीक है भाई, ये थोड़ा घुमाव थोड़ा ज्यादा कर दिया, इधर से जाती है। एक सेकंड। हाँ, बताने के, देखो यहाँ से, हाँ, यहाँ से होते हुए जाती है भाई। ठीक है, बस रोने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे 3 4 बांध बांध स्थित है उदयपुर वाटिका में। अब बात करते हैं पानासा। ठीक है, थाना के अंदर आपको पानासाहा तालाब मिलेगा, अजीत सागर तालाब मिलेगा और रायपुर बांध मिलेगा। आगे बस में हमने पढ़ा था नीम का थाना, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे एक रायपुर बांध भी स्थित है। कहाँ मर गया ये, रायपुर बांध, पाटन के अंदर। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था रायपुर बांध पाटन के अंदर। हाँ, बात कर रहे थे इसके बारे में। ये तो है बांध की बात होगी छोटी मोटी, लेकिन देखो आप, तो पूरी मीठे पानी की झील है ना, पिथमपुरी मीठे पानी की झील, ये कहाँ पे स्थित है, नीम का थाना के अंदर स्थित है। पिथमपुरी मीठे पानी की झील ये कहाँ पे स्थित है भाई, नीम के थाना के अंदर स्थित है। आगे बस में भाई नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 सभ्यता मिलेगी आपको, हमने बात की थी ना भाई, 2 सभ्यता। देखो देखिए, हाँ, इस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो किधर गया वे, हाँ, हमने पढ़ा था, देखो देखिए नीम का थाना है भाई, नीम का थाना के अंदर 2 सभ्यता है, एक तो गणेश्वर सभ्यता है और एक है सुनारी सभ्यता। ठीक है, और नीम का थाना के अंदर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी है। ठीक है भाई, देखो देखिए, बात करते हैं आगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है भाई ये ताम्रकालीन, आपको पता है खेतड़ी, ये आपके जो झुंझुनू है, सिक्कर है, ये आपके नीम का थाना है, ये क्या है, तांबे की नगरी तो है। ठीक है भाई, ये ताम्र युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, हम ताम्र युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं। पहले बात तो ये ताम्र युगीन सभ्यता स्थल कौन सा है, गणेश्वर सभ्यता है। अगर पूछ लिया जाए, देखो सवाल कैसे पूछेगा, गणेश्वर सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये तांबे से संबंधित है, न कि लोहे से। ठीक है भाई। हाँ, संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से मिले थे। अगर पूरे भारत की बात करें, ठीक है भाई, तो पूरे भारत की बात करें तो सर्वाधिक तांबे के जो भंडार हैं यहाँ पे मिले थे आपको। ठीक भाई, तभी तो इसको भारत की ताम्र नगरी भी कहते हैं इसको।
तांबर सभ्यताओं की जननी किसे कहा भाई? इसको गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसने कहा? तो इसने विजय कुमार ने इसको कहा था। भाई ये तो गणेश्वर जो सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है भाई गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसने कहा? तो विजय कुमार ने कहा था। ठीक भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे 2800 ईसा पूर्व में। आगे बस में हाँ, अगर पूछ लिया जाए भाई राजस्थान में सबसे पहले तांबे के भंडार ना कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए थे। इसे पुरातात्व का पुष्कर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरातात्व का पुष्कर किसे कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे भंडार मिला है। पुष्कर क्या है भाई? पुष्कर क्या है? आपको आप देखोगे यहाँ पे क्या है? पुष्कर एक तरह से झील है। ठीक भाई। हाँ, अजमेर का जो पुष्कर क्षेत्र है, ठीक भाई, उससे तुलना की गई है। तो जो अजमेर का वो पुरातात्विक स्थल है, देखो पुरातात्विक का पुष्कर किसे कहा गया है? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, बहुत सारा भंडार है। यहाँ की वस्तुओं में 99% तांबा मिला है। आगे बात सुने, 99 प्योर तांबा। ये मकान का निर्माण ईंटों की बजाय पत्थरों से करते हैं। यहाँ के लोग हैं मकान का निर्माण ईंटों की बजाय पत्थरों से करते हैं। ठीक भाई। देखो देखिए यहाँ के तांबे के उपकरण मिले हैं। देखो यहाँ से, क्योंकि इसकी भाई खुदाई हुई थी 2800 ईसा पूर्व में इसकी खुदाई हुई थी। तो यहाँ पे क्या क्या ये तांबे के मिले थे? तीर बाण मिला था, यहाँ पे तलवार मिली थी, मछली पकड़ने वाला कांटा मिला था। ठीक है, गौरिक मर्तभांड मिला था। ये आपके सामने यहाँ पे 4 प्रकार के तांबे के उपकरण मिले थे। गणेश्वर से, देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, गणेश्वर से तांबे का निर्यात, जाहिर सी बात है यहाँ पे तांबा निकलता होगा तो कहीं ना कहीं तो जाता होगा। हाँ, तो ये निर्यात होने के लिए कहाँ जाता था? ये हड़प्पा सभ्यता। आपको पता है हड़प्पा के अंदर भी तांबा के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। ठीक भाई, कुल्हाड़ी वगैरह, हाँ, हल वगैरह, ये तो लोहे के मिले थे वो। हड़प्पा सभ्यता को यहाँ से गणेश्वर से तांबे के जो निर्यात होता था, गणेश्वर सभ्यता से तांबा कहाँ जाता था? हड़प्पा सभ्यता में अंदर जाता था। आगे बात में नोट कर लिया जाए भाई, ये है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है? एक तो ये लाइन, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। पहले तो ये, पहली बात तो ये तो टिकटॉक टिकटॉक करती है। ठीक भाई। दूसरी बात ये तेरी हाई स्पीड की गलती है। और तीसरी बात ये तो पागल है। ठीक है भाई। तो बात करते हैं खनिज की, बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले बात ही करेंगे तांबा। ये तांबर जिला कहलाता है। अगर पूछ लिया जाए पहले झुंझुनू था तांबर जिला, अब तो जो खेतड़ी है ये इसके अंदर आ गया। भाई खेतड़ी की वजह से तो झुंझुनू तांबर जिला कहलाता था, अब खेतड़ी इसके अंदर आ गया तो अब ये तांबर जिला हो गया। ठीक है भाई। मीरा का नांगल, अगर पूछ लिया जाए मीरा का नांगल किसे कहा जाता है? तो ये भी नीम का थाना को। बनने वालों की ढाणी, बनने वालों की ढाणी भी नीम का थाना को कहा जाता है। तो इसका मतलब है ये नीम के थाने के उपनाम हो गए। ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र खेतड़ी, भाई खेतड़ी के अंदर ही तो है कॉपर कारखाना। हाँ, जो कब स्थापित किया गया? 1967 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है भाई। हाँ, ये कम से कम आप देखोगे ना भाई, ये जो खेतड़ी है यहाँ पे पहली बात है यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी भी है। ठीक है भाई, बहुत बहुत बड़े हथियार अंडरग्राउंड दबा के रखे हैं, किसी को बताना मत, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ठीक है भाई। हाँ, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे बात करें हम तो यहाँ पे जो कोप्पर खान है, खेतड़ी, खेतड़ी खान ही बोलते हैं कोप्पर खान। ठीक है, कोप्पर के अंदर, खेतड़ी के अंदर एक कोप्पर गांव है। खेतड़ी तो क्या होगी? तहसील होगी। और इसके अंदर एक कोप्पर गांव है यार, वहां पर क्या है? कोप्पर खान है। इस कोप्पर खान की गहराई है 1100 फीट। 1100 फीट के नीचे से स्टार्ट होती है। पहले तो ऐसे सुरंग है आगे बस में, फिर 1100 फीट नीचे, नीचे पूरे ब्रह्मांड को खोद दिया गया है। वहां पे सिक्कर झुंझुनू जो एरिया है, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, ये वाला एरिया, तो उसको 1100 फीट के नीचे, 1100 फीट नीचे कम से कम 80 फुट की, 80 फुट को खोद दिया गया पूरी जमीन को। आगे बस नहीं, हाँ, तो इसलिए पानी के लाले पड़ गए वहाँ पे।
तो आप देखोगे तो पहले तो देखो, अब जाहिर सी बात है ऊपर तो खोदोगे तो ऊपर तो पत्थर ही निकलेंगे। कॉपर कहाँ पे कहाँ से निकलेगा? पानी से। आगे बस में। हाँ, देखो देखिए पानी को जला के प्राप्त किया जाता है भाई। अब जाहिर सी बात है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई 1100 फीट तो ये है भाई 1100 फीट। 1100 फीट तो इसकी गहराई है सुरंग की। अब इसके नीचे यहाँ पे कॉपर खान है। ठीक भाई, इधर गोल गोल है भाई, चौकोर दिख रहा है आपको ये। और ये कम से कम 80 फीट नीचे। तो यहाँ पे ऊपर झुनझुनू सिक्कर ये बसे हुए हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब ऐसे में सोचते ना क्या पता जमीन ढह जाए। अब 1100 फुट के ऊपर कितने पत्थर हो गए। हाँ, ऐसे कैसे ढह जाए। ठीक भाई। तो ये होगी बात। अधिक जानकारी के लिए वहां पे संपर्क करें। हाँ, कोपर खान के अंदर भर्ती हुए भाई। देखो देखिए, भारत सरकार द्वारा अमेरिका के सहयोग से, अब पूछ लिया जाए, नया सवाल हो गया मैं भाई, ये कॉपर खान किसके सहयोग से? एक तो भारत सरकार के सहयोग से और एक अमेरिका के सहयोग से ये स्थापित की गई है। ठीक है भाई। हाँ, खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट भी, ठीक भाई, स्मेल्टिंग प्लांट भी स्थित है कॉपर में। खेतड़ी में कॉपर, कॉपर का नाम आ जाए ना तो ये खेतड़ी के अंदर ही है, सीधी बात है। लोहा ऐसा की बात करें, देखो लोहा, लोहा ऐसे की बात करें तो ये डाबला सिंगाना नीम का थाना के अंदर प्राप्त है। कैल्साइट की प्राप्त बात करें, कैल्साइट खनिज ये नीम का थाना के अंदर है। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम अभ्रक तांबड़ा, ठीक है, ये बागेश्वर नीम का थाना के अंदर प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अब बात करें, कमला बेनीवाल का संबंध यहीं से है, नीम के थाने से है। कमला बेनीवाल का संबंध नीम के थाने से है। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कमला बेनीवाल, इसके बारे में बात कर रहे थे भाई। है कौन भाई? ये 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हुई थी। ठीक भाई, पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी की क्या थी भाई? राजनीति थी। ठीक भाई। हाँ, अब तो ये उप मुख्यमंत्री थी, 2003 की बात है। ठीक भाई, 2003 डिप्टी सीएम। हाँ, 2003, 2003 के अंदर ये उप मुख्यमंत्री थी। तो पूछा, देखो हाँ, इसका संबंध यहीं से है। देखो देखिए, गोरियर सौर ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा ये खेतड़ी नीम का थाना के अंदर स्थित है। गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट पूछ लिया जाता है, अगर डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे स्थित है? डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम का थाना के अंदर स्थित है। आगे बात में आगे बात करते हैं, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, हमने पढ़ा था पहले। ज्योति ट्रिपल का खाद कारखाना ये कहाँ पे है? खेतड़ी नीम का थाना के अंदर स्थित है। देखो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु खेतड़ी है। अगर बात करेंगे अरावली का राजस्थान में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? खेतड़ी है। आपको पता होना चाहिए। देखो पहले तो बात ये देखो, ये खेतड़ी कहाँ पे है? ऊपर ही ऊपर है। अब देखो बात करते हैं नक्शे के अंदर। अब देखो अरावली पर्वतमाला होती है, ये इधर से आती है भाई, ऐसे अजमेर से ब्यावर से होते हुए इधर से। तो अगर उत्तरी बिंदु पूछे, उत्तरी बिंदु पूछे तो यहाँ पे खेजड़ी, थोड़ी लाइन टेढ़ी आ गई भाई यहाँ पे ऐसे। तो ये उत्तरी बिंदु पूछे हैं तो कौन सा है? खेतड़ी। आगे बस में, तो अरावली पर्वतमाला का उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो राजस्थान में खेतड़ी तहसील से क्या होती है? प्रवेश होती है। हाँ, ठीक भाई। हाँ, राजस्थान का अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? खेतड़ी है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ जाए। फिर आगे देखो देखिए, बात करते हैं, आगे बात करते हैं सुनारी सभ्यता। भाई गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली थी हमने। हाँ, सुनारी सभ्यता भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा तो खास गणेश्वर सभ्यता ही थी। बात करते हैं इसके बारे में। यह लोहा युगीन सभ्यता है। देखो वो तांबा युगीन सभ्यता थी, और ये कौन सी है? लोहा। यह लोहा युगीन सभ्यता है। इसकी खोज विजय कुमार ने की थी। वही विजय कुमार अरे वही विजय कुमार जो हमने अभी पढ़ा था, जिसने गणेशर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा है, विजय कुमार। इसी विजय कुमार ने इसकी खोज की थी।
और आपको ये ध्यान रखना है, जो ये सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे चावल के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे किसके मिलते हैं? चावल के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं और देखो देखिए, बात करते हैं उदयपुर वाटिका जो तहसील है, इसके अंदर क्या है? मनसा मनसा माता का मंदिर, कन्वेजर कंजर्वेशन जोन। ठीक है भाई। बोसियाल खेतड़ी का कंजर्वेशन जोन यहाँ पे स्थित है, बोसियाल। ठीक है, मनसा माता का मंदिर बोसियाल, और बोसियाल खेतड़ी बागोर। ठीक है भाई, बोसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन जोन एरिया। जोन का मतलब हो गया एरिया, ये एरिया। ठीक भाई, खेतड़ी के हो गया। बालेश्वर लेपर्ड कंजर्वेशन जोन, ये कहाँ पे स्थित है भाई? पाटन नीम का थाना। ये एरिया क्या कहलाता है? पाटन नीम का थाना। यह क्या है? बालेश्वर लेपर्ड कंजर्वेशन जोन कहलाता है। ठीक है भाई। देखो देखिए, बात करते हैं रायपुर बांध, हमने पहले ही पढ़ लिया था, पाटन तहसील के अंदर है। हाँ, ये सिक्कर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। अगर पूछ लिया जाए सिक्कर संभाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पाटन बांध। पाटन बांध भी बोलते हैं इसको, रायपुर बांध भी बोलते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए इसको। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं आगे। पाटन का युद्ध, देखो हमने पढ़ा था पाटन का युद्ध कब होता है? ये नीम का थाना जिला के अंदर है, पाटन जाहिर सी बात है तहसील है। यहाँ पे युद्ध होता है 20 जून 1790 को। 20 जून 1790 को होता है, यहाँ पे युद्ध होता है। ये मराठा महादजी सिंधिया, देखो यहाँ पे पाटन के अंदर मराठा महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य होता है। किसके मध्य? महादजी सिंधिया, सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य होता है। लेकिन सवाई प्रताप सिंह का साथ कौन देता है? देखो देखिए, जो इस युद्ध में जो जोधपुर के जो महाराजा है विजय सिंह। ठीक भाई, भाई यहाँ पे पाटन के अंदर युद्ध होता है, आपके अंदर मराठा महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे उदयपुर का शासक होता है महाराजा विजय सिंह, इसका साथ देता है, लेकिन ये फिर भी हार जाता है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? महादजी सिंधिया की विजय होती है इस युद्ध में। भाई इसके सेनापति कौन है? महादजी के सेनापति कौन है? लकवा दादा, है ना। डी बाई ने इसके क्या थे? बाई ने इसके क्या थे? सेनापति है। और इसकी इनकी कब्र की बात करें, सेनापतियों की कब्र की बात करें, तो ये कब्र मेड़ता सिटी के अंदर स्थित है। आगे बस में देखो देखिए, बात करते हैं मनसा माता का मंदिर, हमने पहले ही पढ़ लिया था। मनसा माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये उदयपुर वाटिका के अंदर है। सकराई माता का मंदिर, ये भी उदयपुर वाटिका के अंदर है। ये चौहानों की आराध्य देवी, देखो देखिए, चौहानों की आराध्य देवी किसे कहा गया है? सकराई माता का मंदिर। देखो ये सकराई माता हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो देखिए, तो चौहानों की आराध्य देवी किसे कहा जाता है? सकराई माता को कहा जाता है। और ये मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर वाटिका नीम का थाना के अंदर स्थित है। देखो देखिए, इन चौहानों की आराध्य देवी भी है, इसके साथ साथ ये खंडेल वालों की कुल देवी भी कहलाती है। खंडेल वालों की ये क्या कहलाती है भाई? कुल देवी भी कहलाती है। आगे बस में देखो, बात करते हैं आगे। इस मंदिर में महिषापुर, देखो देखिए, इस मंदिर में महिषापुर मर्दिनी की अष्टभुजा प्रतिमा भी स्थित है। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा मंदिर ही इंपॉर्टेंट है भाई, सकराई माता का मंदिर। पहले बात होगी ये चौहानों की आराध्य देवी, दूसरी बात होगी ये खंडेल वालों की कुल देवी होगी, और जो महिषासुर है, ठीक है भाई, महिषासुर मर्दिना की अष्टभुजा की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थित है। वर्ष में यहाँ पे 2 बार मेला लगता है, एक तो चैत्र के अंदर और एक आषाढ़ अमावस्या के अंदर। यहाँ पे 2 बार मेला लगता है। मेले से तो क्या काम, लेकिन आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। जोगीदास की छत्रियां, जोगीदास की छत्रियां भी यहाँ पे स्थित हैं। लेकिन ये जो जोगीदास की छत्रियां हैं, यहाँ पे सवाल ये बनेगा, ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे बात सुने, तो पूछा जाता है जोगीदास की छत्रियां कहाँ स्थित है? पहली बात तो है उदयपुर वाटिका नीम का थाना, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं पंसारी की हवेली, हमने पढ़ लिया था पहले, श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर तहसील है, उसके अंदर कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेलियां भी स्थित है। ठीक भाई। गोपीनाथ जी का मंदिर नीमड़ा गांव, श्री माधोपुर, जो श्री माधोपुर तहसील है उसका नीमड़ा गांव में कहाँ पे है? गोपीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है भाई। हाँ,
इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, तो एवराल सत्य घटना, देखो हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था, मैंने आपको समझा दिया था। 4 सितंबर 1987 को होता है श्री माधोपुर नीम का थाना में। तत्कालीन उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। ठीक है भाई। इस घटना की, और इसमें कौन सत्य हुई थी? रूप कंवर सत्य हुई थी। आगे बात में कौन सत्य हुई थी भाई? रूप कंवर सत्य हुई थी। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, ये दिवराला सती घटना थी, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है भाई। पूरी गांव की औरतें, एक औरत है जिसका हस्बैंड बीमार हो जाता है, इसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, और किसी ने अफवाह फैला देती है भाई ये जो है रूप कंवर है अपने हस्बैंड के साथ सती होना चाहती है। ठीक भाई। हाँ, तो उस अफवाह के जरिए सारी औरतें आ जाती है गांव की, इसका 16 श्रृंगार करके इसके साथ जबरदस्ती क्या करवा देते हैं भाई? सती करवा देते हैं। ठीक है भाई। इसके इसके बाद में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने कदम उठाया और पूरे गांव के ऊपर धारा 300 आईपीसी की पूरी धारा 306 लगा दी थी। ठीक है भाई, सारी औरतों के ऊपर। खेतड़ी नीम का थाना, देखो देखिए बात करते हैं यहाँ पे। महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद, ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। देखो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका के शिकागो में गए थे। ठीक है। हाँ, लेकिन कहाँ से? खेतड़ी के जो महाराजा है अजीत सिंह के सहयोग से गए थे। अब जाहिर सी बात है, धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं भाई, अमेरिका जाने के लिए धन पूंजी तो होना चाहिए। तो किसने स्वामी विवेकानंद का सहयोग किसने किया था? खेतड़ी का जो महाराजा है अजीत सिंह ने इसका सहयोग किया था इनके। ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद जी का। देखो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी खेतड़ी के अंदर ही है। आगे बस में पंडित मोतीलाल नेहरू, इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा खेतड़ी से हुई है। बात करते हैं शिमला गांव, शेरशाह सूरी ने यहाँ पे तालाब खुदवाया था। ठीक है, शिमला गांव के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे गणेश्वर, टपेश्वर, बालेश्वर, भगवेश्वर, सभी तीर्थ स्थल नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो ये तीर्थ स्थल है। ठीक है भाई, गणेश्वर सवेता पर गणेश्वर तीर्थ स्थल बन गया भाई। देखो झुंझाड़ जी, बात करते हैं। आपने सुना है भाई लोक देवता तेजा जी के बारे में सुना है? हाँ, वो तेजा जी की युद्ध किससे होता है? मेणाओं से होता है। लेकिन यहाँ पे युद्ध किनसे होता है? डाकुओं से। देखो देखिए मैं बात करता हूँ, एक तो है थे भाई आपके सामने रतन सिंह। देखो इनका गांव, देखो इनका जन्म कहाँ पे होता है? इमलोहा गांव में इनका तो क्या होता है भाई? जन्म होता है। जब इनका गांव में जन्म होता है, राजपूत परिवार में होता है इनका जन्म, और इनके पिताजी जागीरदार थे। ठीक है भाई। हाँ, जब जन्म होता है, जन्म के बाद में थोड़े दिन बाद में ऐसा काल पड़ा है कि इनके माता पिता नहीं रहे। फिर इनकी जो मौसी आती है, ठीक है भाई, मौसी पालन पोषण के लिए एक गांव है सुभद्रा गांव। कौन सा गांव भाई? सुभद्रा। बात करेंगे हम, एक सेकंड। सुभद्रा गांव में वहां पे लेके चली जाती है मौसी। ठीक है, सुभद्रा गांव में। देखो देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी मौसी किनको, जन्म किसका होता है? रतन सिंह का। किनका होता है भाई? रतन सिंह का। रतन सिंह। बाद में झुंझाड़ जी कैसे खिलाए ये आपको मैं बताऊंगा। भाई यहाँ पे राजपूत जो ठेकेदार जो जमींदार थे, उनके परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम होता है रतन सिंह। हाँ, जब ये छोटे होते हैं तो भाई, हाँ, महीने 2 महीने की बात है, तो इनके माता पिता गुजर जाते हैं रतन सिंह के। फिर इनका जो पालन पोषण के लिए इनकी मौसी आती है, वो रतन सिंह को लेके सुभद्रा गांव के अंदर लेके चली जाती है। अब यहाँ पे ये इनका पालन पोषण होता है रतन सिंह जी का, ये बड़े हो जाते हैं। अब इनकी बुआ, मतलब रतन सिंह की बुआ का एक लड़का है, बुआ का एक लड़का है जिसका नाम है भाई, बात करें, चतर सिंह। क्या नाम है? चतर सिंह। चतर सिंह। चतर सिंह है जो किसका है? बुआ, बुआ का लड़का। ये इनके बुआ का लड़का है
रतन सिंह के बुआ का लड़का है। ठीक है भाई। यहाँ सुभद्रा गांव में क्या है भाई, मौसी। कौन थी भाई, मौसी रहती थी, मौसी। अब यहाँ पे होता क्या कि जो डाकू थे, और डाकुओं और राजपूतों के बीच में क्या टक्कर होती रहती थी कि वो डाकू आते थे, गायों को और जानवरों को, गांव के जानवरों को, गायों को लेके चले जाते थे। राजपूत समाज उनको छुड़ाते थे, डाकुओं को मारते थे, भगाते थे आगे पास में। तो ऐसे करके इनके बीच में तानाकसी चलती थी, राजपूतों और डाकुओं के बीच में। अब होता क्या कि अब रतन सिंह के पास में मौसी ने एक लड़का दिया था जिसका नाम था, वो लड़का क्या, घोड़ा, कन्हैया। इनके पास था कन्हैया नामक घोड़ा, कन्हैया नामक, कन्हैया घोड़ा ऐसे लिख देते हैं। ठीक भाई, कन्हैया घोड़ा, इनका घोड़ा का क्या नाम है भाई, कन्हैया घोड़ा। अब डाकुओं को पता है रतन सिंह बहुत शक्तिशाली है। ठीक है भाई। हाँ, इनके बीच में तानाकसी होती रहती थी। अब डाकुओं को पता था रतन सिंह बहुत शक्तिशाली है, इससे टकराना नामुमकिन है। अब हुआ क्या कि सुन रखा था, कभी भिड़ा नहीं था भाई, रतन सिंह से कभी डाकू भिड़े नहीं थी, सुन ही रखा था। तो हुआ ऐसा कि भाई जब रतन सिंह की शादी हो रही थी, रतन सिंह की शादी हो रही थी, तो डाकुओं ने फायदा उठाया था कि डाकुओं ने सोचा कि अभी तो उसकी रतन सिंह की शादी हो रही है, तो इस मौके पे हम फायदा उठा लिया जाए। ठीक है भाई। जब ये शादी हो रही थी, रतन सिंह जी बारात लेके चले गए ससुराल के अंदर, जब शादी हो रही थी तो पीछे से डाकुओं ने सुभद्रा गांव के अंदर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। यहाँ के सारे बछड़े, गाय, भैंसों को लेके निकल गए थे यहाँ से। तो जैसे ही ये खबर रतन सिंह को पता चली, तो ये अपने मंडप से उठ के, शादी की नहीं भाई, मंडप से उठ के ये आ जाते हैं अपनी घोड़ी पे। और वहीं पे जाहिर सी बात है, बारात में उनका बुआ का लड़का तो जाएगा जाएगा ना, तो ये बुआ का लड़का भी था। तो ये दोनों आ जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं उन डाकुओं से भिड़ने के लिए। आगे बस में ये दोनों आ जाते हैं डाकुओं से भिड़ने के लिए, और जैसे तैसे करके डाकुओं को पछाड़ करके सारी गायों को छुड़ा के लेके आ जाते हैं। आगे पास में बीच में एक बूढ़िया मिलती है भाई, तेजा जी के बीच में क्या मिलते हैं, वो गुजरी आती है, वो बोलती मेरी सारी गायें तो लेके आ गई, लेकिन मेरा एक बछड़ा रह गया, उसको लेके नहीं आए आप। तो तेजा जी वहां पे वापस जाते हैं बछड़े लेने के लिए, तो वापस घायल हो जाते हैं ना, इसी प्रकार ये। तो ये जब ये गायों को डाकों से छुड़वा के लेके आते हैं, सारे जानवरों को, तो बीच में एक बुढ़िया मिलती है, बुढ़िया बोलती है मेरी तो गाय रहेगी भाई। हाँ, तो ये फिर से जाते हैं, जब फिर से जाते हैं ना, तो डाकुओं के इनके बीच में भीषण युद्ध होता है। जब भीषण युद्ध होता है ना, तो होता क्या है कि जो रतन सिंह की, जो डाकुओं की जो तलवार है, रतन सिंह के गर्दन के आग के ऊपर लग जाती है, और इनकी नाड़ शरीर से अलग हो जाती है, गर्दन शरीर से अलग हो जाती है। तो ये इनकी क्या थी, ये बिना गर्दन के डाकुओं से लड़ रहे थे, बिना गर्दन के ये डाकुओं से लड़ रहे थे। और चतर सिंह भी, चतर सिंह की कहा जाता है, चतर सिंह की भी गर्दन अलग हो गई थी। फिर ये क्या हुआ गया था, डाकू तो बिना गर्दन के लड़ रहे थे, डाकू ज्यादा डर गए थे, तो वहां से फरार हो गए थे। उस गाय को लेके जब वो बुढ़िया के पास आए, बुढ़िया के पास आए, देखो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा डूंगा गांव है, कौन सा, मेरा डूंगा गांव, मेरा डूंगा गांव। अगर बात करूं मैं इसकी गांव की, जो बुढ़िया थी ना भाई, मेरा डूंगा गांव की जो बुढ़िया थी, वहां पे उस गाय को लेके आते हैं रतन सिंह, और बिना गर्दन के, जैसे ही उस बुढ़िया को संभालाते हैं, गाय को संभला देते हैं, और जैसे ही मेरा डूंगा गांव के अंदर पूछते हैं, वहीं पे बुढ़िया आती है, और वहाँ के लोग जैसे ही वहाँ गाय को, बुढ़िया को थमाने के बाद, उस भाई बोल दिए भाई आपकी गाय संभालो, नहीं बोले तो कैसे। ठीक भाई, गाय को उस बुढ़िया के पास छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा, वहाँ पे रतन सिंह अपने कन्हैया नामक घोड़े से गिर के वहाँ पे गिर जाते हैं। और वहाँ के लोग कहते हैं, ये बात मेरा डुंका गांव के लोग कहते हैं कि रतन सिंह बिना गर्दन के गाय को लेके आए थे डाकुओं से लड़के। तो इस युद्ध में दो शहीद होते हैं, रतन सिंह और चतर सिंह। ठीक है भाई। और यहाँ पे इनकी क्या है, समाधि स्थल भी स्थित है। देखो देखिए, समाधि अभी नहीं बनी है, समाधि कैसे बनी है, अब जैसे ये खबर किनको पूछी है, जिससे शादी हो रही थी। ठीक है भाई, जिससे शादी हो रही थी उसके साथ ये खबर, उनके पास ये खबर पहुंचती है, और जिससे शादी हो रही थी। ठीक है भाई। हाँ,
तो वो तो उनकी होने वाली पत्नी थी, वो भी इनके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अगली बात समझे। तेजा जी की तो शादी हो रखी थी, वो तो लड़ने गए थे, लेकिन इनकी तो शादी नहीं होती। ये तो अब इसका मतलब है इनकी शादी नहीं हुई, इसका मतलब है ये कुंवारे मरे थे। आगे बात सुनने। तो इसलिए इनको कहा क्या कहा गया है, जुंजार जी कहा गया है। आपको पता है जो बिना शादी के मर जाते हैं तो वो जुंजार जी बनते हैं, पता है आपको, आपके भी परिवार में होंगे ऐसे, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन ये विशेष प्रसिद्ध जुंजार जी कहाँ के हैं भाई, नीम का थाना, ठीक है भाई, वहां के हैं। देखो देखिए, तो इनका जन्म होता है इमलोहा गांव में होता है, नीम का थाना के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है, झुंझार जी का, जिनका नाम क्या है, रतन सिंह। क्या है भाई, रतन सिंह। इनका नाम लिख देता हूं मैं, रतन सिंह, रतन सिंह। हाँ, अब इनकी थान कहाँ पे है, खेतड़ी वृक्ष के नीचे, खेतड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान भी स्थित है। तो यहाँ पे नीम का थाना के अंदर तो क्या है, यहाँ का जन्म स्थान है। इनकी रामनवमी के दिन यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। आगे बात में, खेतड़ी के अंदर रामनवमी के अंदर मेला बढ़ता है। जो रतन सिंह थे, आगे बात में, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, खेतड़ी के अंदर, ठीक भाई, इमलोला गांव में। देखो देखिए, राम नारायण चौधरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नीम का थाना, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। आगे बस में, हाँ, आवाज ठीक ही तो है भाई, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे, देखो जरा, जो बेंगू किसान आंदोलन है, देखो भाई, ये होता है भाई बेंगू किसान आंदोलन, ये 1921 से स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। हाँ, जो चित्तौड़गढ़ जिला है, ठीक है भाई, उसका जो बेंगू गांव है, वहां से ये स्टार्ट होता है। और ये किस लिए, कर को समान प्रणाली से लागू करने के लिए, कर निरपेक्ष निष्पक्ष प्रणाली को लागू करने के लिए। भाई कहाँ पे भेदभाव किया जाता था, कहीं पे कर ज्यादा लिया जाता था, कहीं पे कर कम लिया जाता था, इसको लेके यहाँ पे जो आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले का जो बेंगू गांव है, ठीक है, तो वहां से एक किसान आंदोलन होता है, वहां का नेतृत्व, इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, रामनारायण चौधरी, जो कहाँ के थे भाई, नीम का थाना के थे। आगे बात में, हाँ, अगर कारण पूछ लिया जाए, ये 1921 के अंदर हुआ था, और कहाँ से, चित्तौड़गढ़ जिले से, लिख लो आप, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और बेंगू क्या है भाई, गांव है, यहाँ से होता है 1921 के अंदर, ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं, ये जो रामनारायण चौधरी है, ये राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी रहे हैं भाई, अध्यक्ष भी रहे 1919 के अंदर, ठीक है भाई। हाँ, वर्धा महाराष्ट्र के राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी रहे हैं। इन्होंने नारेली आश्रम, नारेली आश्रम अजमेर के अंदर नारेली आश्रम भी खोला। देखो देखिए, इनकी पत्नी का नाम है अंजना देवी, अंजना देवी, ठीक है भाई। अभी इनका पुत्र आता है, जो रामनारायण चौधरी है, आपको पता है ये क्रांतिकारी है, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी इनका पुत्र है कैप्टन दुर्गा प्रसाद, क्या नाम है, कैप्टन दुर्गा प्रसाद, रामनारायण चौधरी के ये पुत्र हैं, जिनका जन्म भी नीम का थाना के अंदर होता है। देखो देखिए, ये कैप्टन दुर्गा प्रसाद है, ये है दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था। आगे बात में, दैनिक जो नवज्योति है, समाचार पत्र है, पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था, दुर्गा प्रसाद ने। और ये कहाँ के, नीम का थाना के। इसका मतलब रामनारायण चौधरी, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी नीम का थाना के हैं, और ये कैप्टन दुर्गा प्रसाद, ठीक है भाई। चले भाई, देखो देखिए, बात करते हैं ढाडी मूचे वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर। आगे बात में, अपने राम लक्ष्मण जी का मंदिर तो देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सेव किए हुए, हाँ, लेकिन ये ढाडी मुच्चे वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पे है, खेतड़ी के अंदर स्थित है। कभी जाना होगा तो मैं भी देखूंगा भाई। भटियानी जी का मंदिर, ये भी नीम का थाना के अंदर है। खेतड़ी को भारत की, देखो मैंने बोला था ना, खेतड़ी को भारत की तम्बर नगरी भी कहते हैं। आगे बस में, हाँ, उदयपुर वाटी को पहले, जो उदयपुर वाटी तहसील है, उसको पहले कौशाम्बी कहा जाता था, ठीक है, पुराना नाम क्या है, उदयपुर वाटी को पहले कौशाम्बी कहा जाता था। और उदयपुर वाटी के जो 45 गांवों को
45 कहा जाता था। 45 गांवों को 45 कहा जाता है। आगे बस में 45 गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि उदयपुर वाटिका में कितने गांव हैं भाई? 45। ठीक है, एक तरह से इनको 45 गांव, उदयपुर वाटिका का दूसरा नाम ऐसे भी सोच सकते हो भाई, इसका उपनाम क्या है? 45 गांव। ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे भगौर दुर्ग भी है, बबाई दुर्ग भी है, भोपालगढ़ दुर्ग भी है। ये सभी खेतड़ी खेतड़ी के अंदर स्थित है। खेतड़ी के अंदर कितने दुर्ग हो गए भाई? भगौर दुर्ग, बबाई दुर्ग और भोपालगढ़ दुर्ग। पाटन दुर्ग, पाटन युद्ध हुआ था, पाटन दुर्ग है जो नीम का थाना है। इसे बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पाटन दुर्ग को हम बादलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। आगे बात सुने। अब बात करते हैं, अब जाहिर सी बात है, आपको पता है स्वामी विवेकानंद, जो आपको पता है खेतड़ी के जो शासक थे भाई अजीत सिंह, अजीत सिंह के सहयोग से वो शिकागो गए थे। ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद म्यूजियम ये भी खेतड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है। हाँ, कच्ची घोड़ी, गिद्दड़ नृत्य। देखो देखिए, ये कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी और गिद्दड़ नृत्य नीम का थाना जिले का है। देखो देखिए, नीम का थाना जिले का है, लेकिन आज ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर पूछ लिया जाए, अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए नीम का थाना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी और हाँ, गिद्दड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी और गिद्दड़ नृत्य। अगर शेखावटी का भी पूछ लिया जाए, शेखावटी क्षेत्र का, आपको पता है झुंझुनू सीकर, ये शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये शेखावटी क्षेत्र का भी ये क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है, कच्ची घोड़ी और गिद्दड़ नृत्य। नोट कर लिया जाए भाई। देखो जरा, बात करते हैं, हमारा जो नीम का थाना था बहुत प्यारा सिख था, जहाँ पे हमने 2 पुरातात्विक स्थल भी देखे थे, खेतड़ी भी देखा था, उदयपुर वाटिका भी देखी थी हमने, बहुत कुछ देखा था। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक और शेयर भी करके, एक लाइक तो बनता है। हाँ भाई, बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, ठीक भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और ज़रूर पधारते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप सब लोग आओगे। पहले से निमंत्रण दे देता हूँ मैं आपको। रेगुलरिटी रखो भाई, जो रेगुलरिटी नहीं है जिसकी लाइफ में, उसकी लाइफ तो क्या है बताएं भाई, जिंदगी झंड है फिर। ठीक भाई, टेक केयर, सी यू, बाय। मिलते हैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।